जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि जिसमें अदम इस्तेहकाम और बढ़े। इसका फायदा किसको होगा? अभी जिस तरह आप सुन ही रहे हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अब ये भी खबर आई कि लतीफ़ खोसा साहब जो हाल ही में तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, मुख्तलिफ टेलीकॉम प्लेयर्स ने पाकिस्तान से निकलना शुरू कर दिया है। टेलीनॉर पाकिस्तान अपने 100% शेयर्स PTCL को फरोग कर दिए हैं। टेलीकॉम सेक्टर के माहिरीन कहते हैं कि कारोबारी इदारे खैरात की बुनियाद पर नहीं चल सकते। कतर टेलीकॉम और ओमान टेलीकॉम ने वर्ल्ड कॉल और वाई ट्राइब में सरमायाकारी की, लेकिन दोनों ने रेगुलेटरी निज़ाम की खराबी की वजह से पाकिस्तानी मार्केट से दूर जाने को तरजीह दी। हुकूमत इनको फ्रिक्वेंसी देने पर भी तैयार नहीं थी। चंद साल पहले वारिद टेलीकॉम भी पाकिस्तान के मार्केट से निकल गया था। कराची में जमशेद रोड नंबर 3 पर बिजली की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। 3 हट्टी, जमशेद रोड और एम जिना रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 5 रोज से बिजली नहीं है। मुसलसल KE के ऑफिस जा रहे हैं, कोई उनकी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो कागजात नामजदगी जमा कराने जा रही थी तो उनकी बहू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खवातीन तो महफूज है नहीं, आपको नजर आ रहा है। अब वकुला के तहत सारे मामला चलाने की कोशिश हो रही थी तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो भी आपने देख लिया, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और एक अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती चली जा रही है। अब आप देखें कि स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह बढ़ रही थी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही थी, अब उसी तरह रिकॉर्ड के साथ ही नीचे गिरती चली जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई शुरू हो गई है, जहां कहा जाता है जी सब्सिडी मिलती है, जरा सस्ती चीजें मिलती हैं, वहां से महंगाई की खबर आ रही है। एक के बाद एक इदारा तबाही की तरफ बढ़ रहा है, डिफॉल्ट की तरफ चला जा रहा है। अब पाकिस्तान का एक और बड़ा इदारा PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसके हवाले से बड़ी खतरनाक खबर आ गई है। अभी आपने देखा जियो पर चलने वाली खबर बड़ी वायरल है कि जी कई टेलीकॉम कंपनीज, बाहर की कतर तक की कंपनीज और दीगर कंपनीज जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, करना चाह रही थी और कर सकती थी, वो सब वापस जाना शुरू हो गई हैं। टेलीनॉर पहले ही निकल गई है। तो इसके बाद टेलीकॉम सेक्टर जो पाकिस्तान का एक बड़ा सेक्टर है वो बैठता नजर आ रहा है। कहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी कि वहां से निकल रही है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि एक मुआशी तौर पर एक इमरजेंसी की सूरत हाल बनती चली जा रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले ही सेहत कार्ड बंद कर दिया गया है। सेहत की सहूलियात के हवाले से बड़े मसाइल हैं, तनख्वाहों के मसाइल हैं और इवन प्राइवेट सेक्टर का बुरा हाल है। एक्सपोर्ट्स पहले ही हमारी नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, मुश्किल हालात हैं। अभी कर्ज पाकिस्तान को अभी भी बहुत ज्यादा चाहिए। IMF का प्रोग्राम बड़ा ज्यादा अहम है, IMF के प्रोग्राम में भी जाना है, दोबारा जाना होगा। अभी IMF की आखिरी किस्त अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट के तहत भी मिलनी है और उसमें इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम दिया, जिसके बारे में कहा गया कि जी साइफर तो चलो था केस और वो जिस तरह से उड़ता नजर आ रहा है वो अलग कहानी है, लेकिन एक और राज उन्होंने बता दिया और जेल से पैगाम दिया कि IMF का जो प्रोग्राम या IMF की जो किस्त थी, IMF के साथ मामला चलने थे, वो मशरूत थे फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। तो अब तो सबको नजर आ गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे। बाहर से सबको नजर आ रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है। अभी आपने सुना कि बांग्लादेश पर पाबंदियों की बात हो गई है। यूरोपियन यूनियन ने कह दिया है कि आप पर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, आप जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवा रहे। तो ये सूरत हाल जो पाकिस्तान में बन रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश से भी बदतर सूरत हाल है कि नॉमिनेशन पेपर्स ही आप फाइल नहीं कर पा रहे। अभी आगे क्या क्या होगा, अभी से गिरफ्तारियां हैं और आगे पता नहीं क्या सूरत हाल बनेगी और इसलिए खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो सोचा गया था नून लीग की तरफ से कि जनाब काजी फैसल साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो सब कुछ हमारे साथ हमारे मुआफिक हो जाएगा, वो भी नजर नहीं आ रहा। अभी आप देखिए कि एक तरफ खबर आई कि जस्टिस आमिर फारूक साहब वो छुट्टियों पर चले गए हैं और जो जजेस जस्टिस आमिर फारूक के साथ साथ छुट्टियों पर गए हैं उनके नाम भी सामने आ गए हैं। लेकिन पीछे से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, जो हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बड़ा खड़ा कर दिया है। उनका जो तहरीरी फैसला, हुक्मनामा बल्कि, वो सामने आया है, उसने तो सबको हिलाकर रख दिया है। मसनूआत की प्राइसेस कम हुई है लेकिन किरायों में कमी नहीं की गई और जो चीज़ें उनसे इंटरलिंक्ड हैं उसकी भी प्राइसेस कम नहीं की गई। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इनपुट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो बिजली की और गैस की कीमतें जो हैं वो कई गुना बढ़ी हैं। इसी तरह आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 22% से कम नहीं हुए। तो ये इसके अलावा आपके जो मजदूरों की जो मिनिमम वेज है वो भी 32,000 कर दी गई है और ज़मीन की कीमत। तो वो जो इनपुट प्राइसेस हैं। फिर चौथा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो गवर्नमेंट के एहलकारों की करप्शन है।
वो बिजनेस कम्युनिटी से, छोटे दुकानदारों से पैसे ले लेते हैं, 1000 रुपए, 5000 रुपए। उसके बाद वो जितना मर्जी महंगा करे, जितना मर्जी खराब माल दें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो सारा स्ट्रक्चर है वो एंटी पीपल है। अच्छा डॉक्टर साहब, महंगाई की शरह में मजीद कमी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, और पेट्रोलियम की जो प्राइसेस कम हो रही हैं, या ये मजीद भी कम होंगी या इसमें कोई इजाफा भी हो सकता है? ओपेक प्लस रशिया की जो पॉलिसी है, वो उनकी कोशिश है कि ये ऑयल की कीमत बढ़े, मगर वो बढ़ नहीं रही वो उस कॉन्फ्लिक्ट में। तो अगर तो वो नहीं बढ़ेगी तो फिर ये कम होंगी ऑयल की कीमतें, मगर हमने ये इनको बांध दिया हुआ है डॉलर के साथ। अगर डॉलर नीचे आता है तो ऑयल की कीमत भी नीचे आती है, और अगर डॉलर ऊपर जाता है तो ऑयल की कीमत भी ऊपर जाती है। ये उस मैकेनिज्म का हिस्सा हुए हैं। तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट्स जिनके मिनिस्टर्स जो हैं और पॉलिसी मेकर्स को मुफ्त तेल और मुफ्त बिजली मिलती हो, मुफ्त घर, मुफ्त गाड़ी, उनको उनकी भला को कौन क्या कर रही है? वो तो टैक्स इकट्ठा करने के चक्करों में IMF से डराते हैं, हालांकि ये बिल्कुल रैशनल पॉलिसीज हो सकती हैं। कोई ऐसा प्रो इकोनॉमिक हो जाए, आपकी प्रॉफिट मेकिंग, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी इनकम जनरेशन बढ़े, तो फिर ये महंगाई तंग नहीं करती। मगर जब नहीं होगी ऐसे, जो खाद है उसकी दस्तयाबी नामुमकिन तकरीबन हो चुकी है। इसके लिए कि उन्होंने जो स्टॉक है वो गंदम के जो फी एकड़ पैदावार हमने लेनी है, उसके लिए हमें स्टॉक बर वक्त दस्तयाब होना चाहिए फार्मर के डोर स्टेप पे, जो कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अगर हमने बाहर से गंदम इंपोर्ट नहीं करनी तो काश्तकार को सहूलियात देने के लिए, बर वक्त उसको उसकी इनपुट्स देने मुहैया करने में, और सरकारी नरखों पे उसकी दस्तयाबी होने को यकीनी बनाने के लिए जो हुकूमती हमारे अदारे हैं उनका किरदार मौसर नहीं नजर आ रहा, जिसकी वजह से ये बहरानी कफियत है। और जो डीलर हजरात है, जो कार्टल है खाद का, वो हर साल अरबों रुपया कमा रहा है, और जिससे काश्तकार को नुकसान हो रहा है। उसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो टॉक्सिन जब वो सुंडी खाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आगे प्रिवेल नहीं करती। तो उन्होंने उस जीन को आइसोलेट किया, और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी एफर्ट और मेहनत के बाद टेक्नोलॉजी डेवलप की और जीन ट्रांसफर किया। उससे फिर ये हुआ कि ये जो जीन प्लांट में चले गए, उनका ये फायदा हुआ कि जी आपकी जो इतनी कीमती और बड़ी हैवी स्प्रेज करते थे, जैसे आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के जो है ना स्प्रेज होते हैं, पूरी कॉटन क्रॉप ले लें, सोयाबीन क्रॉप ले लें, या जो भी जेनेटिकली जो रेजिस्टेंस नहीं होती है उनमें, तो ये नेचुरल की बजाय इंड्यूस्ड या ट्रांसफॉर्म्ड जो है ना उसके अंदर आप रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। वो रेजिस्टेंस बेसिकली आपकी जो प्लांट है उनकी इकोनॉमिक्स को भी लुक आफ्टर करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। और हेल्थ का इस लिहाज से आप देखें कि जब आपकी पेस्टिसाइड इतना ज्यादा स्प्रे होता है तो अल्टीमेटली इट ट्रांसफर इनटू द होल बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे फूड में आता है, हमारे हर एक जो साइकिल है कंप्लीट एग्रीकल्चर। 9 बिलियन पीपल्स के लिए आप कहाँ से फूड देंगे, जो आपके पास जमीन भी उतनी है, आपके पास रिसोर्सेज भी इतनी है। तो एक ही ऑप्शन है कि यू गो फॉर द स्मार्ट एंड जो है ना क्विक और रिलायबल टेक्नोलॉजी। तो ये मतलब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आप कहें ना कि जी ये हमें जो है ना हेल्थ के कॉन्शियस लोग जो है ये समझते हैं, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना है। और ये जो जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है ना, जैसे ये मोबाइल इवॉल्व हुआ जी, तो किसी ने जो है ना हर एक ने एक्सेप्ट किया और आज उसका फायदा नजर आ रहा है।